हाय मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बबुआ एंड बबनियों, आप सभी जानते हो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी पिछली जो कक्षा थी हमारी उसमें हमने हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जाना था। आज के कक्षा में हम लोग स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेदों का क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में यही प्रारंभ करता हूं। चलिए, आज हम लोगों को क्या जानना है, मैंने बता दिया आपको कि आज हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। आप लोगों को मैं बता दूं कि स्वर वर्ण को जो है ना मुख्यतः दो आधारों पर बांटा जाता है, यानी स्वर वर्ण को बांटने के लिए दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, स्वर वर्ण को मुख्यतः दो आधार पर बांटा जाता है ना। जो सबसे पहला आधार है ना वह है जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के। और दूसरा जो है वह है आपका उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर हम लोग विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, है ना। तो एक एक करके हमें क्या करना है, तो एक एक करके हमें इन दोनों तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। हमें जानना है कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं जाति के आधार पर। तो मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप क्या कीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठा कीजिए। आप नोट्स बनाते चले ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार की बाधा न हो। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नित्यदिन क्या करना चाहिए, हमारे क्लास का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले, ठीक ना। तो बाबू एंड जो जितने भी बबुआ एंड बबनी लोग हैं, मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं जो भी हैं, आप सभी जान ले कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं। कितने भेद? तो जाति के आधार पर स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है सजातीय वर्ण और दूसरा है आपका विजातीय वर्ण। पहला कौन सा? सजातीय वर्ण और दूसरा विजातीय वर्ण। अब सजातीय वर्ण किसको कहते हैं और विजातीय वर्ण किसको कहते हैं, इसके पूर्व मैं इतना बोर्ड पे लिख देता हूं।
इसके आधार पर स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं। हमारा पहला भेद है सजातीय वर्ण और हमारा जो दूसरा भेद है वह है विजातीय वर्ण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हमें यह जानना है कि सजातीय वर्ण किसको कहते हैं और विजातीय वर्ण किसको कहते हैं। तो सभी छात्र एवं छात्राओं, आप जान लो कि जब दो समान स्वर वर्ण एक साथ कहीं प्रयुक्त हो, यानी जब दो समान स्वर वर्णों का प्रयोग हम एक साथ कहीं करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में आने वाले स्वर वर्ण को सजातीय वर्ण कहा जाता है। और जब विपरीत विपरीत स्वर वर्ण का प्रयोग हम कहीं करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में आने वाले स्वर वर्ण को विजातीय स्वर वर्ण कहा जाता है। ज्यादातर आप पूछोगे कि सर इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ होता है, तो बबुआ एंड बबुनी लोग इसका ज्यादातर प्रयोग जो है आपके संधि में होता है। कहाँ होता है? तो संधि में। जब आप संधि पढ़ोगे ना, तो वहां आप क्या करोगे? इसका उपयोग करोगे। तो सर्वप्रथम हम किसको परिभाषित करेंगे? सजातीय वर्ण को। किसको? सजातीय वर्ण। जब दो समान स्वर वर्ण एक साथ कहीं प्रयोग में आए, तो इसे हम सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, औ के पश्चात औ का आना, है ना। आ के पश्चात आ का प्रयोग होना, हरसही के पश्चात हरसही, हरसहु के पश्चात हरसहु इत्यादि का प्रयोग। जब भी हम कहीं इस प्रकार से स्वर वर्ण का प्रयोग करते हैं, तो बबुआ एंड बबुनी इस प्रकार के स्वर वर्ण को सजातीय स्वर वर्ण की संज्ञा दी जाती है। और सजातीय स्वर वर्ण का हमारे हिंदी व्याकरण में विशेष महत्व है, जिसकी चर्चा हम आगामी आने वाले समयावधि में करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या जानना है? अब हम लोगों को जानना है विजातीय स्वर वर्ण। तो मैं लिख दूं विजातीय स्वर वर्ण। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा।
बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा। सजातीय स्वर वर्ण के विपरीत जो हम शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात जब दो असमान स्वर वर्णों का प्रयोग एक साथ होगा तो इस प्रकार के स्वर वर्ण को हम विजातीय स्वर वर्ण की संज्ञा देंगे। तो क्या लिखूं मैं? जब दो भिन्न भिन्न स्वर वर्णों का प्रयोग एक साथ हो तो इसे हम विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे लिख लेते हैं, जैसे ओ के पश्चात आ का प्रयोग, आ के पश्चात किसका? तो हर्षही दीर्घई, हर्षहु दीर्घहु किसी का भी प्रयोग, औ के बाद हर्षही का प्रयोग, आ के बाद हर्षहु का प्रयोग, औ के बाद दीर्घई का प्रयोग, जैसे आ के बाद दीर्घऊ का प्रयोग इत्यादि। अब आप समझ ही गए होंगे, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि आप इतने तो समझदार हैं कि इन सभी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। यदि आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो ये था जाति के आधार पर स्वर वर्णों की जो है विशेषता, विभेद या इसकी परिभाषा है। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद के बारे में। किसमें लगने वाले समय के आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, है ना। तो चलिए, अब मैं आपको बतला दूं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद? बबुआ एंड बबुनी, तो 3 भेद, है ना। आप कमेंट भी करो, आप बीच बीच में कमेंट करके बता, ये मतलब अपने अभ्यास को जारी रखिए, है ना। तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। मैं लिख देता हूं। इसके आधार पर स्वर वर्ण के मुख्यतः भेद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
अब ये तीन भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। आपका दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा है बबुआ लोग पलुस स्वर, है ना? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुस स्वर। अब एक एक करके आप इन सभी स्वर वर्णों की विशेषताओं को जान लो। सर्वप्रथम हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। पहले मैं आपको एक एक करके सबके बारे में समझा दूं, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे। तो ह्रस्व स्वर उस स्वर वर्ण को कहते हैं बबुआ लोग जिस स्वर वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगता है, अर्थात वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्यों कम समय लगता है? कल की क्लास में मैंने चर्चा किया था कि जो स्वर एक मात्रिक होता है उसके उच्चारण में सबसे कम समय, और जो द्विमात्रिक होता है उसके समय में उससे दुगुना समय लगता है। कल के क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यदि हम एक आम खाएं तो हमें कम समय लगेगा, है ना, तुलनात्मक दो आम को खाने से। अर्थात जब हम दो आम खाएंगे तो हमें एक आम को खाने की तुलना में दुगुना समय देना होगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार जितने भी एक मात्रिक स्वर है उसके उच्चारण में सबसे कम समय, उसके पश्चात जितने भी द्विमात्रिक शब्द है या स्वर है उसके उच्चारण में दुगुना समय, और जो भी त्रिमात्रिक स्वर होंगे उसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगेगा। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर, तो लिखेंगे वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आपका ओ आएगा, हर्षही आएगा, हर्षहु आएगा और आपका री आएगा। ये चारों ऐसे स्वर वर्ण हैं जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आपको याद रखना है कि यह सभी स्वर एक मात्रिक होता है। ये सारे कैसे होते हैं? तो ये सारे एक मात्रिक होते हैं, अर्थात इसमें एक ही मात्रा का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब इसके पश्चात कौन सा स्वर वर्ण है? तो दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर, अर्थात वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है या ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है ना? वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में
ह्रस्व मतलब ह्रस्व स्वर वर्ण तुलना में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ और औ। याद रखिएगा यह द्विमात्रिक होता है। कैसा होता है? तो यह द्विमात्रिक होता है। कैसा होता है? यह द्विमात्रिक। लिख लीजिए, यह द्विमात्रिक होता है ना। और हिंदी व्याकरण में इसकी कुल संख्या कितनी है? तो बबुआ एंड बबनी लोग, हिंदी व्याकरण में इसकी संख्या 7 है। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो 11 तो इधर ही निपट गए। अब भाई पल्लुत में क्या पढ़ोगे? हाँ, अब क्या रह गया? तो चिंता नहीं करना है, अभी हम लोग पल्लुत स्वर भी पढ़ेंगे। चलिए मैं ना पल्लुत स्वर को यहां लिख देता हूं, है ना। पल्लुत स्वर या पल्लुत स्वर वर्ण, है ना। तो वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, उसे पल्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आपका आ जाएगा ओम, है ना। और यह क्या होगा? तो यह त्रिमात्रिक होता है, इसीलिए तो इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। बाबू इसके अंतर्गत जितने भी स्वर आएंगे ना, उसमें आप इस प्रकार से 3 का प्रयोग करोगे। अर्थात जहां भी इस प्रकार से 3 का प्रयोग होगा, यानी त्रि का प्रयोग होगा, वे सारे पल्लुत स्वर होंगे। और याद रखिएगा कि पल्लुत स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगने का कारण है कि सबसे अधिक समय लगने का कारण है कि यह त्रिमात्रिक होता है। तो आज हम लोग यही क्लास रहने देते हैं। आज हम लोगों ने स्वर वर्ण के सभी भेदों का अध्ययन किया। अब अगले क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण के भेदों का क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, है ना। जय हिंद।